जबलपुर सफरनामा में बहुत लंबे अरसे के बाद आज यहाँ पुनः उपस्थित हो रहे हैं। उसके कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे और कुछ और दूसरी कारण और परिस्थितियां थी कि हम इस बीच आपके सामने कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग एक बहुत जरूरी बातचीत करने के लिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ श्री राकेश दीक्षित हैं। श्री राकेश दीक्षित का मैं एक संक्षिप्त परिचय ये देना चाहूंगा कि वे मूलतः भोपाल में रहते हैं, लेकिन मूल खाटी वो जबलपुर के रहने वाले हैं। और आज हम लोग बातचीत श्री अरुण पांडे के संबंध में यहाँ करने आए हैं। 21 सितंबर को श्री अरुण पांडे का निधन हो गया और पिछले लगभग 1 वर्ष से उनकी विभिन्न व्याधियों से वो पीड़ित थे। उनकी तबीयत नरम गरम होती रहती थी, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अरुण पांडे हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। कभी किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और अरुण पांडे के संबंध में और एक जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ बातचीत करने के लिए मेरे साथ श्री राकेश दीक्षित यहाँ उपस्थित हैं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अरुण पांडे को 21 सितंबर को उनके निधन के बाद पूरे देश में याद किया जा रहा है। ऐसा कोई देश का हिस्सा नहीं है जहां उनको याद करने वाले लोग ना हो। उनको याद अलग अलग ढंग से किया जा रहा है। उनके उत्कृष्ट रंगकर्म के लिए याद किया जा रहा है, उनके नाटकों के विषय के चयन के लिए याद किया जा रहा है, और जो सबसे जरूरी चीज है, उनको एक बेहतर इंसान के रूप में याद किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि अरुण पांडे अपने आप में खुद एक इंस्टीट्यूशंस थे, एक संस्था थे। वे एक ऐसी इंस्टीट्यूशन संस्था थे जिसका कोई लिखित सिलेबस नहीं था, लेकिन अरुण पांडे की विवेचना रंगमंडल में जो भी रंगकर्मी नवोदित, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉलेज का विद्यार्थी हो, जब वो पहली बार प्रविष्ट होता था तो लगभग 2 या 3 महीने के बाद उसको ये स्वयं समझ में आ जाता था कि अरुण पांडे क्या है और उनका रंगकर्म करवाने का तरीका क्या है। श्री राकेश दीक्षित के साथ हमने इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि राकेश दीक्षित उनके सबसे घनिष्ठ मित्रों में से रहे हैं। कॉलेज में अरुण पांडे और राकेश दीक्षित का परिचय हुआ और वो जो सिलसिला जो है वो 2025 तक उनकी अरुण पांडे की मृत्यु तक वो रिश्ता रहा। लेकिन वो रिश्ते जो रहते हैं ये बहुत भौतिक रिश्ते नहीं रहते, ये बहुत आत्मिक रिश्ते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वहाँ पे इमरजेंसी का ज़माना था। मेरे वहाँ कुछ झगड़ा हो गया, मैं हॉस्टल में रहता था, झगड़ा हो गया, हम लोग जेल चले गए। गनीमत रही कि हम लोगों पर मीसा कंफर्म नहीं हुआ तो आ गए। फिर हम लोग कॉलेज से रस्टिकेट हो गए। तो फिर मैं, चूँकि मेरे पिताजी यहाँ जबलपुर में थे, तो यहाँ पर मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अवसादग्रस्त था क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के आया था और पिता को मैंने निराश किया था, क्योंकि मेरे पिता की बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनूँ। मेरा एकेडमिक कैरियर इसके पहले का भी काफ़ी ब्राइट था, तो जाहिर है कि घर वालों को काफ़ी उम्मीद थी कि मैं कुछ करूँगा। इसी दौरान अरुण से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। मुझे मेरे क्लास में एक दोस्त थे, संतोष तिवारी, बाद में जो अरुण के रिश्ते में बने हुए अरुण के बहनोई के छोटे भाई हैं। उन्हें अरुण के बारे में बताया था कि ये एक यहाँ पर संस्था है विवेचना, उसमें एक डरा हुआ आदमी नाटक हुआ है, फजल ताबिश का नाटक है, उसमें अरुण का मुख्य भूमिका रही है और बहुत ही ऐसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जिनसे मिलोगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैं अरुण से मिला। बहुत ही एक मझोले कद का, गोल मटोल, बहुत ही खूबसूरत नौजवान। तो देख के बड़ी प्रतीति होती थी, अच्छा लगता था उसको। तो अरुण से तब मेरी पहली बार मुलाकात हुई। उस समय स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन शुरू हो गए थे और अरुण उसमें बड़े सक्रिय थे, क्योंकि राजेश दुबे वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके साथ में सेक्रेटरी का इलेक्शन रत्नेश सालूमन लड़ रहे थे। तो अरुण की मकबूलियत थी, उसकी वजह से रत्नेश सालूमन ने उसको अपने साथ रखा था और मैं भी उस तरह से अरुण से उस वजह से जुड़ गया। उसके बाद फिर जब अरुण ने बताया कि वो थिएटर में काम करता है
और इस तरह से अगर चाहो तो मैं भी उसके साथ जुड़ सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा और उम्मीद जगी कि जो मेरी पिछली बातें हैं उनको भूलने का एक मौका मिलेगा। थिएटर के ज़रिए मैं अपने आप को फिर से एक नए माहौल में नए सिरे से ढाल पाऊँगा। तो इस उम्मीद के साथ में अरुण के साथ में मैंने दोस्ती और बढ़ाई और इस तरह से हम लोग धीरे-धीरे दोस्त बनते गए। कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन की वजह से भी जुड़े और दूसरे कारणों से जुड़े, लेकिन अभी तक मैं विवेचना में प्रवेश नहीं कर पाया था। जी। विवेचना में प्रवेश हुआ थोड़े दिनों बाद। मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर चंचलाबाई कॉलेज में उसकी रिहर्सल हुआ करती थी। अलग जी बैठे हुए थे, वो एक शाम का समय था। चंचलाबाई की जीएस कॉलेज उस नहीं, समय, अच्छा उस समय भी उसमें चंचलाबाई कॉलेज में बैठे थे जी, मुझे अच्छे से याद है। और उस समय शायद दरिंदे की रिहर्सल चल रही थी। दरिंदे की रिहर्सल चल रही थी और हालांकि अलग जी का दरिंदे में कोई उस तरह से सीधा योगदान नहीं था, क्योंकि वो चित्ररंजन दास के हिस्से में गया था, उसका निर्देशन कार्य। लेकिन उसे नाटक को पॉलिश करने का काम अलग जी ने संभाला हुआ था। तो ये अलग जी और बच्चू दा, अजय घोष, ये दोनों बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे देखा तो बोले नाटक में काम करोगे? मैंने कहा अरुण के साथ आए हो? कहा कॉलेज पे हूँ। मैंने बताया कि मैं यही जबलपुर से मेरा पुराना रिश्ता है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जुड़ गए। हालांकि दरिंदे नाटक में मुझे कोई रोल नहीं मिला, लेकिन अरुण के साथ में जुड़ गए। उस समय अरुण की अच्छी पॉपुलैरिटी थी और आज के जो अरुण को लोग जानते हैं, खासतौर पे 90 के दशक के बाद के अरुण पांडे के जिस व्यक्तित्व से लोग परिचित हैं, उससे बिल्कुल अलग व्यक्तित्व था अरुण का। ही वॉज ए वेरी हैप्पी गो लकी मैन। उसको कोई इन सब चीज़ों से क्या आइडियोलॉजी है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या किस तरह की साहित्य है, इन सब चीज़ों से कोई उसको ज़्यादा सरोकार नहीं रहता था। अपनी मस्ती में रहता था, इधर से उधर जाना, हल्ला मचाना, टीचर्स का भी मिमिक्री करना, इस तरह की चीज़ों में रहता था। और ये सब चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं अपने भीतर की जो उदासी थी उसको दूर करना चाहता था। पर उसके बाद फिर हम लोग जब विवेचना में आए तो और करीब हुए। तब अरुण ने मुझे बताया कि विवेचना का क्या पृष्ठभूमि है, 1961 में इसका जन्म हुआ था और किस उद्देश्य से आगे बढ़ी। इसके पहले विवेचना में वेटिंग फॉर गोदो जैसा नाटक हो चुका है। वेटिंग फॉर गोदो का मैंने कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन मुझे ये लगा कि सैमुअल बेकेट का नाटक है और ये लोग विदेशी नाटक भी करते हैं, रियलिस्टिक नाटक भी करते हैं। तो मुझे लगा कि ये और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनसे कुछ अलग भिन्न है, अलग हटके है। तो विवेचना में इस तरह से मेरी एंट्री हुई और वो अरुण के जरिए हुई। और मुझे पहली बार अरुण के जरिए ही मौका मिला। जो पहला नाटक था वो एक तारे की आंख था। एक तारे की आंख मणि मधुकर का नाटक था। वो पहले तो कहत कबीर के नाम से था, फिर उसके बाद उसका एक तारे की आंख हुआ। उसकी कास्टिंग के दौरान हम लोग और ज्यादा करीब आए। दरअसल में वो एक तारे की आंख कबीर पर केंद्रित नाटक था और उसमें कदकाठी के हिसाब से मुझे भी लगता था और बाकी लोगों को भी लगता था कि शायद मेरा चयन हो जाएगा। लेकिन अलग जी का एक बहुत ही नवोदित व्यक्ति पे उतना भरोसा नहीं था, तो उन्होंने अरुण पे ही भरोसा किया। हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि अरुण को डिपेंडेबल मानते थे। अरुण के पहले के नाटक में डरा हुआ आदमी में काम कर चुका था और उनका बहुत प्रिय भी था। तो अरुण को ही उन्होंने कबीर का रोल दिया, जो कि हम लोगों को थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि अरुण के डील डॉल के हिसाब से कबीर की जो हमारी कल्पना थी कि दुबला पतला व्यक्तित्व होगा और थोड़ी उखड़ी सी दाढ़ी होगी और थोड़ा एक ग्रैगी लुक होगा उसका, जबकि अरुण का लुक था बहुत ही गोल मटोल था, बहुत प्यारा सा, बहुत सॉफ्ट और हैंडसम नौजवान का। खैर वो नाटक हुआ। उस दौरान मुझे और आलोक चटर्जी को जो
बाकी भूमिकाएं थी। हम लोगों ने करीब उसमें मैंने कमाल का रोल किया था, कबीर के बेटे का रोल किया था, और साथ में जो जितने नृत्य और गीत होते थे उसमें हम लोग साथ में रहते थे, मैं और आलोक। वो नाटक दिल्ली तक गया। दिल्ली में जो राष्ट्रीय रंग समारोह होता है उसमें दिल्ली में शिरकत की, पर दुर्भाग्य से उस नाटक की का उतना गहरा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कि अलग जी को उम्मीद थी, क्योंकि अलग जी के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक बहुत बड़ा मौका था, पर वैसा उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली नाटक को। तो हम लोग फिर वापस आए, लेकिन इस बहाने हम लोग एक दूसरे को करीबी से जानने लगे, और उसी साथ में हम लोगों के साथ में ज्ञानरंजन जी और मदन गोपाल पटेरिया जी। मदन गोपाल पटेरिया जी उस समय विवेचना के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी साथ में गए थे दिल्ली। तो ज्ञान जी से मेरा परिचय हुआ। ज्ञान जी के बारे में मेरी माँ जानती थी कि उनकी कहानियों से परिचित था, लेकिन मेरी माँ उनकी कहानियों से कतई मुतासिर नहीं थी। वो रामनाथ सुमन जी को जानती थी, और वो उस नाते एक बार मेरी मम्मी ने मजाक में कहा था कि वो तो तुम कबीर का रोल कर रहे हो, तो वो तो उपजापूत कबीर का बूढ़ा वंश कबीर का उपजापूत कमाल वाली बात है, रामनाथ सुमन जी का बेटा है जो मार्क्सवादी हो गया है। तो इस तरह की मजाक होते थे। मैंने ज्ञान जी को तब नहीं पढ़ा था उसके, लेकिन मेरी माँ चूंकि अध्येता थी, हिंदी साहित्य की पीएचडी की थी उन्हें जयशंकर प्रसाद पे, तो उस नाते मेरा साहित्य से का जो एक छायावादीन जो प्रभाव था वो मेरे ऊपर भी था, जो माँ का प्रभाव था। मैंने महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला इन सबको पढ़ा हुआ था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं जानता था। मैंने जब उस साहब में मम्मी को बताया कि मेरा ज्ञान जी से और बाकी सारे लोगों से परिचय हुआ विवेचना में, तो उनकी मिश्रित प्रतिक्रिया थी। बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन कब सब ये है कि तुम बहक मत जाना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग करीब सामने आए। फिर संयोग से मैं संजीवनी नगर में रहता था, ये अरुण पटेल बिल्डिंग गढ़ा रोड पे, गढ़ा रोड पे यादव कॉलोनी, हाँ पटेल बिल्डिंग में, और सामने की गली में ज्ञान जी रहते थे, और सामने 763 अग्रवाल कॉलोनी में ज्ञान जी रहते थे। तो वो भी एक वजह थी कि हम लोग आपस में, मैं और अरुण काफी जुड़ गए। नाटक तो एक बड़ी वजह बनी थी, उसके बाद से तो लगभग नाटक के साथ में वो करते ही थे। लेकिन जो अरुण के और हमारे जीवन में भी जो निर्णायक मोड़ था नाटक के प्रचार के अलावा, जो नाटक करने के अलावा, वो यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का होना। वो हम लोगों के दोनों की जिंदगी में, ये 1984 नहीं, ये 1981 की बात है। वो I'm not very sure कि 1981 है या 80 है जी, अक्टूबर थोड़ा सा मुझे जो जीएस कॉलेज के प्रांगण में हुआ था, सिविल लाइन में जी। बहुत मुमकिन है कि वो 80 ही रहा होगा। उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे जी। वो भी एक विवाद हुआ था, वो बड़ी बात है, लेकिन वो अपने दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट जी। तो उस समय हम लोग वॉलंटियर थे, मैं और अरुण वॉलंटियर थे, और उस समय तक अरुण पे कोई विचारधारा तो छोड़ो, विचार का भी कोई विचार नहीं था। तो इसलिए हम लोग को एकदम एक क्लीन स्लेट की तरह से जुड़े हुए थे। चूंकि अरुण को नाटकों का शौक था, मुझे भी नाटकों का शौक था, और विवेचना में हम लोग जुड़े हुए थे। ज्ञान जी विवेचना के स्तंभ में थे, ज्ञान जी उस प्रगतिशील लेखक संघ के समारोह के जो थे उसके सर्वे सर्वा थे। उस नाते हम लोग भी कार्यकर्ता के रूप में जुड़े। वहां पर करीब 300 लेखकों का सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े दिग्गज उसमें लेखक आए थे। मुझे याद है उस समय प्रगतिशील लेखक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो मशहूर शायर गुलाब रब्बानी ताबा थे, और महासचिव थे भीष्म साहनी। हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी वहां पर सारी चीजों में। तो जब हम देखते थे कि भीष्म साहनी को देखते थे कि कितने विनम्र व्यक्ति हैं, कभी जैसे खाने के समय में वहां लाइन लगती थी
और लाइन में कभी कहीं एक हम लोग निश्चित संख्या में अंदर एंट्री थी, उसके बाद जो आता था उसको रोक देते थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि उसी लाइन में प्लेट लेकर भीष्म साहनी जी भी लगे हुए थे, और इत्तेफाक से जब जो निश्चित संख्या में अंदर किचन में जाना था जिनको खाने के लिए, वो लोग गए। उसके बाद फिर जो अगला नंबर भीष्म साहनी जी का था, उनको रोकना पड़ा। और मैंने उनको रोका, और उन्होंने जिस विनम्रता के साथ में और अच्छा आई एम सॉरी करके पीछे गए, तो मैं द्रवित हो गया। मैंने कहा इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा व्यक्ति, ये इस तरह की ये लेखों का ये विकास होता है, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था। तो उससे हम लोग बड़े मुतासिर हुए। हम लोग रात को इस बारे में बात किया करते थे। 3 दिन का सम्मेलन था। हमने कहा यार ये बड़े बड़े लेखक, कुमार विकल भी आए हुए थे, एक हंगल भी थे, मैं उसी पे आ रहा था जी। सारे रात को हम लोग बातें करते थे इस बारे में कि ये लेखक है। हम लोग सारे लोगों से मिलने की भी कोशिश करते थे। राजेश जोशी वगैरह भी थे। उस समय तक जनवादी लेखक संघ का गठन नहीं हुआ था, तो सारे लोग पीडब्ल्यू से ही जुड़े हुए थे। उस तो अरुण में चाहत जुड़ी के उस समय। हाँ, एक और बात थी उस समय, एआईएसएफ के प्रवीण अटलूरी थे उस समय। प्रवीण अटलूरी एक बहुत ही प्रतिभाशाली और आइडियोलॉजी से लवरेज एक नौजवान था, जिससे हम लोगों का उसी दौरान परिचय हुआ। वो भी बहुत सक्रिय भागीदारी करते थे उसमें। तो लेखकों से हम लोग जाके बातें करते थे, उनकी कविताओं के बारे में बात करते थे। बहुत कुछ पल्ले पड़ता था, बहुत कुछ नहीं पल्ले पड़ता था। पहल के बारे में अरुण जानता था, लेकिन मुझे उसके बारे में उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन वो जो 3 दिन थे, उसमें जो हम लोग का लेखकों के साथ में इंटरेक्शन हुआ, उससे हम लोग काफी उत्साहित हुए, काफी प्रेरित हुए, आइडियोलॉजी को समझने के बारे में प्रेरित हुए। फिर इसी में A.K. हंगल साहब आए, वो दूसरे दिन आए थे उसके। तो उस फिर बातचीत चली कि इप्टा को रिवाइव किया जाए, इप्टा को एक नए सिरे से उसको एक धार दी जाए, ताकि जो स्ट्रीट थिएटर है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। स्ट्रीट थिएटर उस समय नया शुरू हुआ था। सफदर हाशमी उस माले में काफी सक्रिय हो रहे थे, दिल्ली जन नाट्य मंच के जरिए। तो फिर हंगल साहब से हम लोग भी काफी लंबी चौड़ी बात हुई। वो उसमें भी था, हिमांशु राय उसमें काफी आगे आ गए थे। हिमांशु राय ने बीड़ा उठाया था कि हाँ, इस बारे में मैं भी आगे पहल करूंगा। अरुण ने भी उसमें सक्रिय भूमिका का आश्वासन दिया था। हंगल जी से मिले, और हंगल जी ने जब अपने इप्टा के संस्मरण सुनाए 1942 के, जो वहां पर अकाल था, बंगाल के अकाल पे किस तरह का नाटक करते थे, उसमें अपने साथ के लोगों के, बलराज साहनी के बारे में, शंभू मित्रा के बारे में, तृप्ति मित्रा के बारे में। तो एक तरफ साहित्यिक लोगों से हम लोगों का जो बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ जो इप्टा के बारे में जो संस्मरण थे, तो उससे हम लोग बहुत जोश भरा हम लोगों में। और वहां पर लेखकों की जो कृतियां थी, उनके स्टॉल भी थे। तो पहली बार मैंने देखा कि हम लोगों ने, मैंने, अरुण ने, दोनों ने किताबें खरीदी और आपस में हम लोग चर्चा करते थे। उस समय तक थोड़ा मेरा आइडियोलॉजिकल एक तरह से इनिशिएशन हो चुका था, अरुण का उतना नहीं हुआ था। तो अरुण इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक रहता था कि मैं कुछ कहूँ और वो सुने। तो हम लोग बात करते थे। मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम था, लेकिन जितना जानता था उसको लेके अरुण में एक लगातार उत्सुकता रहती थी। तो यहाँ से हमारी दोस्ती की प्रगाढ़ता हुई, और यहाँ से हम लोग का एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन शुरू हुआ। अब संयोग फिर जुड़ा कि क्योंकि हम लोगों को नियति ने तय कर लिया था कि अरुण और राकेश को और आगे प्रगाढ़ होना है, तो उन्हीं दिनों महर्षि महेश योगी ने और विद्याचरण शुक्ल ने मिलके एक अखबार यहाँ से लॉन्च करने का निर्णय लिया था। ये मुझे नहीं मालूम था। मैं उस समय तक बीएससी कंप्लीट करके एमए इंग्लिश यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में एमए इंग्लिश में एडमिशन ले चुका था।
और यहाँ से ये जो ईश्वरी चरण शुक्ला है, विद्याचरण शुक्ला के बड़े भाई डॉक्टर डायसी शुक्ला, उनके घर के ऊपर छत पे उसका अखबार का शुरू होना था। और विजय मोहन तिवारी जी थे, विधायक भी रहे बाद में, बहुरी बंदी पाटन से, वो उसके उनको उन्होंने बनाया था चीफ एडिटर। तो अब हम लोग इस तरह से जुड़े कि जो महर्षि महेश योगी के भतीजे हैं आनंद श्रीवास्तव, वो जीएस कॉलेज में पढ़े थे और ज्ञान जी के पटु शिष्य थे उससे। तो उन्होंने ज्ञान जी को एक कंसल्टेंट के रूप में हितवाद से जोड़ा था। हितवाद नाम इसलिए था कि महर्षि महेश योगी का पैसा लगा हुआ था, लेकिन टाइटल हितवाद था। हितवाद चूंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का था और जिसका की मलकियत विद्याचरण शुक्ला के पास थी, इसलिए वो हितवाद के नाम से। तो ज्ञान जी ने अरुण से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ आ जाओ, पत्रकारिता शुरू करो। मुझसे सीधे नहीं कहा था ज्ञान जी, अरुण ने मुझसे कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, पत्रकारिता। तो बगैर मैंने सोचे समझे, उस समय मुझ पे मार्क्सिज्म का बुखार था, क्योंकि वो जो उसकी खुमारी थी प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की, और इफ्टा में ए.के. हमदल की जो सुनी हुई कहानियों की खुमारी थी, वो उतरी नहीं थी। तो मैंने बगैर ये सोचे कि मेरा करियर क्या होगा, हम डूब गए। और हमने दूसरे दिन से मैं भी हितवाद ज्वाइन कर दिया और मैं और उन दोनों साथ में काम करना शुरू कर दिया। अरुण एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको लोगों को डील करना उसको बेहतर आता है। तो उसने वहाँ पर सारे लोगों से, जो भी बाकी लोग थे, कॉमरेड गंगा ठाकुर वहाँ एडिटर थे, रम्मू श्रीवास्तव थे, उन सब लोगों से अरुण की गहरी पैठ बन गई। और तब तो ऐसा लगा कि शायद अरुण थिएटर के मुकाबले पत्रकारिता को ज़्यादा तरजीह देंगे। अरुण को वहाँ पे सिटी एडिटर बनाया गया। मुझे उस तरह से वो नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ा अंतर्मुखी था। आप भी रिपोर्टिंग में थे? हाँ, रिपोर्टिंग में था, लेकिन मैं अंतर्मुखी था। अरुण जैसी जान पहचान और अरुण का जैसे थानों में इंस्पेक्टर से बात कर लेना या आईपीएस लोगों से बात कर लेना, तो ये सब अरुण को ज्यादा अच्छे से आता था, मुझे उस तरह से नहीं आता था। तो मैं जो ये सोशल इश्यूज होते थे, एनवायरनमेंट के इशू, इस तरह की इन्हीं इश्यूज पे रिपोर्टिंग करता था, जिसमें कि लंबा चौड़ा लगता है। लेकिन जो डे टू डे रिपोर्टिंग है और जो जिसमें संपर्क बनाने का जो काम होता है, जैसे आज भी सिटी रिपोर्टर करते हैं, वो अरुण के दिल में था और अरुण ने उसको बखूबी निभाया उसने। और फिर उसके बाद तो अरुण का जान पहचान का दायरा बढ़ता गया। करीब 2 साल तक हाँ अखबार चला। हितवाद से वो ज्ञानिक प्रभात हुआ, लेकिन अरुण को सिटी रिपोर्टर के तौर पे कायम रहे। तो टाइटल जरूर बदला, लेकिन स्टाफ वही रहा और मलकियत भी बदल गई। बहुत सारे लोग नए आ गए, रम्मू श्रीवास्तव, गंगा ठाकुर चले गए, और उस अखबार पे जो एक मार्क्सिस्ट लोगों के कब्जे में होने का वो ठप्पा लगा हुआ था, वो भी बहुत धुंधला पड़ गया। इनफैक्ट इस बारे में जो रविवार अखबार पत्रिका थी, उसने एक पूरा लेख लिखा था कि कम्युनिस्टों का महर्षि महेश योगी के अखबार पर शिकंजा रविवार में लेख भी था। तो खैर वो चले गए। वो ज्ञान जी ने भी उस अखबार में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। फिर महर्षि महेश योगी के बहुत सारे पास दूर के रिश्तेदार आ गए, वो उस अखबार पे काबिज हो गए। धीरे धीरे अखबार डूब गया। खैर वो जो बर्बादी है, मारपीट है, लूटपाट है, तहस नहस बर्बादी है, गोर जुल्म है, जेल सेल है, वाह आजादी है, आजादी मिली